सम्मानित साथियों, हम प्रभुजन सम्मेलन कर रहे हैं। प्रभुजन सम्मेलन अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ। पहली बात, प्रभुजन सम्मेलन ही क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाएंगे, वो समाज और उसकी तरक्की को कभी रोका नहीं जा सकता, उसके अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। हमारे साथियों, लेकिन आज आप गौर करके देखो कि आज तो अधिकार भी छीन रहे हैं और भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस समाज का पढ़ा लिखा वर्ग उस समाज का संरक्षण नहीं करता, उस समाज की नीति नहीं बनाता, उस समाज को रास्ता नहीं दिखाता, उस समाज की लड़ाई को नहीं लड़ता, उस समाज का हाथ नहीं पकड़ता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, एक तरफ हम समाज में भाईचारा पैदा करके समतामूलक समाज बनाने का काम करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मनुवाद को मानने वाले लोग, अंधविश्वास को मानने वाले लोग, पाखंडवाद को मानने वाले लोग, गैर बराबरी को मानने वाले लोग, जातिवाद को मानने वाले लोग, सामंतवाद को मानने वाले लोग, वो उनके लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कि भारत में कभी समतामूलक समाज ना बने। अगर ऐसा होता कि इसको रोकने का प्रयास न किया जा रहा होता, तो मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि फिर अकेला चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के ये पहरेदार ही काफी थे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन आज तो मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरे बच्चों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, आज तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा के इस समतामूलक समाज को, इस मानवतावादी समाज को बनाने वाले काम को पीछे खींचने के लिए तमाम संगठन, तमाम दल एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे। अगर ऐसा ना होता तो आजादी के 75 साल बाद भी लाखों लोग यहाँ भूखे नहीं सोते, लाखों लोग बिना छत के नहीं सोते। इस देश में बहन बेटियों के साथ झुक जाति अन्य अत्याचार नहीं होता, कमजोर वर्गों के लोगों को मारकर नहीं लटकाया जाता, उनकी बच्चों के साथ। अभी बलिया की घटना मेरे याद है, मैं उसको भूला नहीं हूं। बलिया की घटना, उस 12 साल की बच्ची को क्या नहीं सहना पड़ा और अन्याय करके, सामूहिक रेप करके उसको लटका के मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैं जब गया था बलिया का परिवार मेरे आगे आया, हाथ जोड़ के बैठ गया। मैंने तत्काल वहां के एसपी को फोन किया। वहां के एसपी ने मुझे विश्वास दिलाया कि चंद्रशेखर आजाद जी, मैं आपके जिले में रह के आया हूं, आपके पड़ोसी जिले में रह के आया हूं, आप मेरी बात को याद रखना, हम इन गुंडों को किसी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं, कोई मौका आपको नहीं देंगे कि आपको शिकायत हो जाए। प्यारे साथियों, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि प्रभुजन सम्मेलन ही क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, अब से पहले तो बहुत सारी पार्टियां प्रभुजन सम्मेलन करती थी, लेकिन उस सम्मेलन में एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग कुर्सियों पर बैठते थे और सामने आम जनता बैठती थी और वो कुर्सी पे बैठ के मंच पे आके बताते थे कि आप कौन हो, आपको क्या करना है। क्यों बताते थे? क्योंकि ऐसा लगता था कि उन्हीं के पास ज्यादा ज्ञान है। लेकिन जब से भारतीय संविधान आया है तो हक वंचित समाज में भी डॉक्टर भी पैदा हुए, इंजीनियर भी पैदा हुए, वकील भी पैदा हुए, जज भी पैदा हुए, IAS IPS भी पैदा हुए, लेखक भी पैदा हुए, पत्रकार भी पैदा हुए। तो आज इस समाज को क्या हमसे कमी रह रही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, ये बात चर्चा हो जाए और इस चर्चा के बाद जो रास्ता निकले उस रास्ते पे हम सब लोग मिलकर चले और समाज में बदलाव, समाज की ताकत है, समाज को हक अधिकार मिले, गैर बराबरी दूर हो। हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ण के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश से जातिवाद खत्म करने की है, अंधविश्वास खत्म करने की है, पाखंडवाद खत्म करने की है। इस देश में मानवतावाद लाने की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे गुरु घासीदास जी कहते हैं कि मन के एक समान, कि मानव मानव एक समान होते। एक ही प्रक्रिया से पैदा हुए लोग जात के आधार पर छोटे और बड़े नहीं हो सकते। मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हर कोई बराबर है और उसको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। मजदूरों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो मालिकों को मिलता है। अगर मालिकों को सम्मान मिलता है, मजदूरों को नहीं मिलता है, तो मैं कह देना चाहता हूं इस बहराइच की धरती से, अगर मजदूर नहीं होगा तो कोई मालिक भी नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखना। मजदूर है
मजदूर है जो पसीना बहाता है, मजदूर है जो खून बहाता है, मजदूर है जो इंडिया रगड़ता है, उसके बाद ये बिल्डिंगें बनती है। अगर मजदूर नहीं होगा तो मालिक भी नहीं होगा, और अगर मजदूर को सम्मान मिलेगा तो ही मालिक को सम्मान मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई इतनी है कि महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, महिलाओं को नुकसान नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ जुल्म जाती नहीं होनी चाहिए। सरकार तो रोक नहीं पाई। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि बहुजन समाज में भी अच्छे लेखक, अच्छे चिंतक, अच्छे वकील, अच्छे नेता, अच्छे सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो हम उनकी उस बात का खंडन करते हैं जो कहते हैं कि एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग प्रभुजन होते हैं। आज इस मंच में बैठे तमाम लोग हमारे प्रभुजन हैं, और यहाँ जो सामने जो लोग बैठे हैं वो भी प्रभुजन हैं। हम प्रभुजन आपस में मिलकर जो आगे मैं विषय दूंगा उस पर चर्चा करके और ये तय करें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जब ये राजतांत्रिक था तो युद्ध होते थे। रानी के पेट से जो पैदा होता था उसके माथे पर लिखा होता था कि वो राजा होगा। युद्ध होते थे, सीमा विस्तार होता था, और एक राजा चला जाता था, उसका बेटा राजा बन जाता था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया तो रानी का पेट चीर दिया और कहा आज के बाद राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गैर बराबरी। पैसे वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, पैसे वाले लोग प्रधान बनते हैं, पैसे वाले लोग जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, पैसे वाले लोग विधायक बनते हैं, पैसे वाले लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं, जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, ब्लॉक के प्रमुख बनते हैं, सांसद बनते हैं, एमएलसी बनते हैं। तो ये लोकतंत्र कैसे लोकतंत्र हुआ? अगर पैसे के दम पे सब लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जनतंत्र हो सकता है, लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मतलब तो यह है कि एक किसान, मजदूर, रिक्शा, ठेली, सब्जी बेचने वाले के बेटों को भी बराबर का अधिकार होना। आज आप देखते हैं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, इतना पैसा खर्च होता है चुनाव में कि किसी गरीब की हिम्मत भी नहीं है कि वो चुनाव लड़ ले। और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 33 लाख रुपए तक आप विधानसभा में खर्च कर सकते हैं, यानी कि 33 लाख रुपए जिसके अकाउंट में वही चुनाव लड़ पाएगा मजबूती से। तो आप जितने लोग यहाँ बैठे बताओ कितने के अकाउंट में 33 लाख जमा है? जरा हाथ उठा के बता दो। जिसके में हो वो हाथ खड़ा कर दे। 33 लाख रुपए जिसके अकाउंट में हो वो हाथ खड़ा कर दे। बस शांत हो जाओ। अब आप इस बात से समझो कि यहां इतनी बड़ी हजारों की संख्या में 0.12% भी लोग नहीं हैं जो इस धनतंत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सकते। तो प्यारे साथियों, हमने निर्णय लिया कि समाज में जो तमाम तरह की इधर उधर की बातें चल रही हैं, समाज में जो गलतफहमी है, समाज के अंदर जो बेचैनी पैदा हुई है, उस बेचैनी का हल क्या है? बेचैनी का हल यह है कि हम समाज के बीच में जाके अपनी बात को रखें। इसलिए आज मैं आपके बीच में हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर पसीना आपको आएगा तो मैं भी पंखे में नहीं जाऊंगा, यहीं आपके बीच में रहूंगा, आपको अपनी बात कहता हूं। तो हमने प्रभुजन सम्मेलन के जरिए कुछ विषय उठाए, इन विषय पर आप गौर करना। और जब आप ग्राम पंचायतों में जाओगे, जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है, जब आप अपनी मीटिंगों में जाओगे तो इन विषय पर चर्चा करना कि इन विषयों पर काम होना चाहिए। हमारी पहली मांग ये है कि भारत में जब हमने शुरू किया था ये प्रभु सम्मेलन, तो हमारी पहली मांग थी कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना। और इस सम्मेलन के छठे सम्मेलन के बाद है उत्तर प्रदेश में जब ये सम्मेलन शुरू हुए तो केंद्र की सरकार ने घोषणा की कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अब आप समझिए, जातिगत जनगणना कब हुई थी? पिछली बार कब हुई थी कामन जी? 1931, 1931 में। कब? उसकी तिथि में, उस साल में पैदा हुआ एक भी आदमी यहां नहीं होगा। यानी कि इस पीढ़ी ने देखी नहीं गणना कैसे होती है। 1931 में गणना हुई, जहां पता लगा कि पिछड़ों की आबादी 52% है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की होती आई है, लेकिन 2011 में हर 10 साल बाद जब होती थी तो उसको कास्ट इकोनॉमी सोशियो सेंसस का नाम दिया गया, सर्वे का नाम दिया गया। उस घटना को भी
उसके आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए गए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, गणना से फायदा क्या है, नुकसान क्या है समझो। क्योंकि टीवी में बैठ के तो पत्रकार साथी राजनीतिक विश्लेषक कह देते हैं कि जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा ये हम मांग कर रहे हैं, जातिगत गणना में आर्थिक गणना का भी कॉलम होना चाहिए। क्या किसके पास टीवी है, किसके पास फ्रिज है, किसके पास कूलर है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 6 पहियों की गाड़ी है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके अकाउंट में पैसा है, कौन नौकरी पे है, कौन प्राइवेट नौकरी पे है, कौन सरकारी नौकरी पे है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास जमीन है और किसके पास बिजनेस है, किसके पास उद्योग है। देश को पता लगना चाहिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और सामान्य जाति के भी ब्राह्मण, क्षत्रिय वैसे लोगों में भी किनकी हालत इस देश में खराब है और आजादी के 75 साल बाद भी उनकी हालत को बदलने के लिए क्या होगा। जब यह पता लगेगा, बिहार में हुआ था, कास्ट सेंसस हुआ था, इकोनॉमी सर्वे के आंकड़े जारी नहीं किए गए, तो कास्ट सेंसस से पता लगा कि 90% आबादी SC, ST, OBC की है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब 90% आबादी SC, ST, OBC की है तो राजकाज भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हाथ में होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताइए। अब आप ये सोचेंगे कि भाई राजकाज तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के पास रही, तो राजकाज SC, ST, OBC पे आ जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं आपको भविष्य में अभी बात करते हुए बताऊंगा कि राजकाज आएगा तो क्या होगा। प्यारे साथियों, हम ये मांग कर रहे हैं कि 52% OBC को 52% आरक्षण की व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, वो बिल जो समाजवादी पार्टी के सांसद जो मेरी लोकसभा नगीना से यशवीर जी जीत के आए थे, शेड्यूल कास्ट के थे, उन्होंने उस बिल को लोकसभा में फाड़ दिया था। वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम। हमारी पीठ में छुरा तो अपनों ने घूपा। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद भाई यशवीर वो बिल नहीं फाड़ते तो SC, ST के कर्मचारियों को जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल रहा था वो इस देश में बंद नहीं होता। सम्मानित साथियों, अगर मैं उनकी जगह होता तो अपने SC, ST के भाइयों से नफरत नहीं करता, मैं कहता इस बिल को और विस्तृत कर लो, SC, ST के साथ OBC को भी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन दिल छोटा है तो SC, ST के प्रमोशन का बिल फड़वा दिया। और जो सत्ता में बैठी थे भाजपा कांग्रेस, वो तो कभी चाहती नहीं थी कि SC, ST के कर्मचारियों को प्रमोशन मिले। उसके बाद डिमोशन हुए और कितने अधिकारियों को, कर्मचारियों को खून के आंसू रोने पड़े, ये SC, ST के कर्मचारी जानते। तो हम तो मांग कर रहे हैं, आपको याद होगा पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था मैं, क्योंकि संख्या हमारी कम है तो उस पर चर्चा नहीं करा पाया, इंट्रोड्यूस मैंने उसको करा दिया था। प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया कि जिस तरह से निजीकरण बढ़ रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो रहे हैं, अभी सामाजिक गैर बराबरी जारी है, तो SC, ST, OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। बिल में पार्लियामेंट में लेके आया था, मेरे अलावा पार्लियामेंट में कोई इस बिल को लेके नहीं आ पाया, ना ही किसी ने हिम्मत जुटाई, ना ही किसी ने सोचा कि SC, ST, OBC के नौजवान बेरोजगार घूम रहे इन बच्चों के बारे में हमें सोचना चाहिए, जो पढ़ लिख के सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या है। सम्मानित साथियों, आरक्षण पर जिस तरह का हमला हो रहा है, मैं प्रभुजन से भी पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आरक्षण क्या है। मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं। एक जवान आज मुझे मिला था CRPF का, नहीं सॉरी CISF का जवान था। मैंने उससे पूछा क्या आपके परिवार में कौन कौन है, तो बोला भैया 4 बहन भाई है। मैंने कहा क्या क्या करते हैं, तो बोला भैया मेरा दूसरा भाई जॉब करता है, सरकारी नौकरी, मैं CISF में हूं, मेरी 2 बहनें हैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। मैंने कहा आपके पिता क्या करते थे,
तो बोला भैया मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। तो मैंने उसको कहा कि मेरी बात सुनो, ये जो नौकरी आपको मिली ये उस एक पोस्ट मास्टर की नौकरी से निकल के आई है, मेरी बात को आप याद। तो मैंने उसे बताया कि भाई ये जो नौकरी आपको मिली है ये नौकरी आसानी से नहीं मिली। आपके पिता को जो पोस्ट मास्टर की नौकरी मिली थी आरक्षण की वजह से, उस नौकरी की वजह से आप 4 लोगों को नौकरी मिली है। आप याद रखना, अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। उसने मुझे कहा कि मेरे माँ बाप ने भैया कुछ नहीं कमाया, मेरे पिता ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे जोड़ दिया और हमको पढ़ाने का काम किया और हमने मन लगा के पढ़ने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम चारों बहन भाई नौकरी पे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आरक्षण से सिर्फ नौकरी नहीं मिली है, सिर्फ नौकरी नहीं मिली, आरक्षण ने हमें हथियार दिया है कि हम पढ़े लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील बन सके और सिस्टम में बैठ के अपने लोगों को उनका मनोबल बढ़ा के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छी कहानी, आपके जीवन पे असर पैदा करेगी। अभी गर्मी कम हुई है ना, हुई है ना? हाँ, विचारों की गर्मी बढ़ी है तो सूरज वाली गर्मी कम हो गई है। प्यारे साथियों, एक नौजवान जो संविधान के लागू होने के बाद IAS बना, सिविल सर्विस में गया। जब वो सिविल सर्विस में गया और बाबा साहब अम्बेडकर तक ये बात पहुंची, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस नौजवान पर खबर भेजी कि आप उससे मिलने के लिए आना। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर समाज में जा जाके समाज को पे बैक टू सोसाइटी, यानी कि समाज को वापस करो, जिस समाज से निकल के आए हो उस समाज का हाथ पकड़ो, उस समाज को ताकत दो, उस समाज को रास्ता दिखाओ, उस समाज का नेतृत्व करो, पे बैक टू सोसाइटी का आंदोलन चला। जब ये बात उस नौजवान पे गई तो उसको लगा कि शायद बाबा साहब अम्बेडकर पे बैक टू सोसाइटी के लिए मुझसे कुछ मदद चाहते होंगे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने खबर उसको भेजी थी और उनकी खबर के बाद वो आ भी गया। जिस दिन आया तो बाबा साहब अम्बेडकर अपना कुछ काम निपटा रहे। वो आया, बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम करी। बाबा साहब ने कहा कि अच्छा आगे तो बैठ जाओ। बाबा साहब अपना काम करने लगे। बाबा साहब ने पूछा परिवार में सब ठीक है? उसने कहा हाँ बाबा साहब सब ठीक। अब उसको लगा कि अब बाबा साहब कहेंगे कि कुछ आर्थिक मदद करो मूवमेंट चलाने के लिए। फिर बाबा साहब ने पूछा IAS बन के कैसा लग रहा है? उसने जवाब दिया कि बाबा साहब अच्छा लग रहा है। फिर बाबा साहब अपने काम में जुट गए। फिर बाबा साहब ने पूछा गांव जाते हो? ये कह के बाबा साहब अपने काम करने लगे। उसका जवाब नहीं आया। बाबा साहब ने पुनः पूछा गांव जाते हो? तो उसने कहा नहीं, कब जाता हूं बाबा साहब, समय नहीं लगता। तो बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात की मेरे प्रियजनों। बाबा साहब ने कहा कि गांव में जाए। बाबा साहब ने उससे पूछा कि क्यों कह रहा हूं, ये नहीं पूछोगे? मैं तुम्हें गांव में जाना क्यों कह रहा हूं, ये नहीं पूछोगे? तो उसने कहा बाबा साहब बताइए। तो बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हें गांव में जाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब तुम लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर उस गांव में जाओगे जिस गांव से तुम निकल कर आए, जब तुम्हारी गाड़ी को तुम्हारा हमरा गांव में पहुंचने के बाद खोलेगा, हमारे सुरक्षा वाले जवान तुम्हारे सम्मान में सैल्यूट देंगे। वो गाड़ी उन टूटी फूटी सड़कों से जब आपके घर तक पहुंचेगी तो आप ये देखना उस गांव में रहने वाले आपके बीच के लोगों के अंदर कितना मनोबल पैदा होगा, कितनी ताकत पैदा होगी। वो तुमसे प्रेरणा लेके तुम्हारे जैसा बनने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे जैसे जो है शिक्षा का महत्व को समझ के आगे बढ़ने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैंने तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि जब तुम जाओगे अपनी बात को रखोगे तो वो जो आपके बीच के लोग हैं जिनके बीच में पले बड़े हो वो भी शिक्षा के महत्व को समझेंगे और आपके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। और जब वो आपके जैसे बनने का प्रयास करेंगे तो शायद आपके जैसा ना बने लेकिन आपके आसपास जरूर पहुंचेंगे, उनमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पढ़ा लिखा प्रबुद्धजन समाज यहाँ बैठा है, मैं आपके सामने बात रखते हुए कह रहा हूं कि आरक्षण जो है वो हमारा हथियार है। उस हथियार को पहले तो क्लास 1 क्लास 2 में पूरा होने ही नहीं दिया, 3-4 में पूरा हुआ भी
वो बस हथियार को भी छीनने का, लूटने का पूरा प्रयास सरकार ने किया। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ नारा लगा रहे हैं, फोन में वीडियो बना रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं और घर में पढ़ के सो रहे हैं, फोन में सिर्फ रील देख रहे हैं। मैं यहां खड़ा हूं बहराइच में आपके सामने, अगर मैं 100-200 हजार किलोमीटर दूर होता तो फोन पे आप मुझे सुनने से समझ आता। जब मैं यहां खड़ा हूं, मुझे यहां सुनने की बजाय फोन निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहे हो। इन रिकॉर्डिंग को सुनने का समय है आप लोगों के पास? जब मास्टर स्कूल में पढ़ाता है और जो बच्चा इधर उधर ध्यान रखता है, इधर उधर ध्यान लगाता है, इधर उधर झांकता है, इधर उधर देखता है, आपस में बात करता है, उसकी समझ में कुछ आता है क्या? फिर जब पेपर आता है तो क्या करता है? वो कभी इस कॉपी में झांकता है, कभी इस कॉपी में झांकता है। कुछ तो लायकी पैदा करो, या सारी जिंदगी नालायक रहोगे। कुछ तो समझदार बनो। अगर मैं 1000-2000 किलोमीटर दूर से खड़ा होके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टीवी पे बैठ के कुछ कह रहा होता तो तब तुम लोग सुन लेते, समझ आता। लेकिन आप तो मैं आपके बीच में खड़ा हूं, फिर भी फोन निकाल के मेरी बात को महत्ता देने की बजाय रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे इस रिकॉर्डिंग से तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। प्यारे साथियों, ये जो कमियां हैं, इसी वजह से हम लोग शासक जमात नहीं बने, क्योंकि हम असल काम में कम समय लगाते हैं और इधर उधर की बातों में ज्यादा समय लगाते हैं। इस वजह से हम लोग पीछे चल रहे हैं और हमसे ताकतवर लोग आगे चल रहे हैं। और अगर हमें आगे चलना है तो हमें अपनी कुछ कमियों को दूर करना पड़ेगा। मैं तो माननीय काशीराम साहब का चेला हूं। साहब कहते थे मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने लालायक समाज में लायकी पैदा करने का काम कर रहा हूं। और मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं जो नौजवानों की फौज जो बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा घूम रही है, उसको बस उसके काम की जिम्मेदारी बताने के लिए आया हूं कि अगर वो उस काम को मेरे हिसाब से करना शुरू कर देगा तो वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में नीला झंडा लहराएगा। और जो आज आपके बीच में बैठा है, इस मंच पर बैठा है, जमीन पर बैठा है, एक गरीब का बेटा भी विधानसभा जाएगा, विधान परिषद जाएगा, लोकसभा जाएगा, राज्यसभा। क्योंकि वोट डालने में कोई पैसा नहीं लगता। अगर आपने लायकी पैदा कर ली समाज के अंदर, जाके लोगों को तैयार कर लिया, विचार पैदा कर दिया, उनके अंदर संघर्ष पैदा कर दिया, तो फिर वो दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। अगर आपने भाईचारा पैदा कर दिया कि वोटों वालों का राज आएगा और नोटों वाले हार जाएंगे। मेरी बात और अगर ऐसे ही घूमते रहे, ऐसे नारा लगाते रहे, मोटरसाइकिल डांट के, फिर तो भैया नोटों वाला जीतता रहेगा और वोटों वाला उनके चरणों में पड़ा। फैसला आपको करना है कि आपको चरणों में पड़ने वाला बनना है या विधानसभा में जाके, विधान परिषद में जाके इस हक वंचित कमजोर समाज के लोगों को पैरों पे खड़ा करना, ये आपको तय है। प्यारे साथियों, हमने प्राइवेट सेक्टर के बिल की बात की। आपको याद होगा इस बार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे मैंने मांग की पार्लियामेंट में कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित करना चाहिए, और इसमें मैंने खूब हल्ला मचाया। तो राष्ट्रीय पर्व तो घोषित नहीं किया, फिर भी पहली बार आपने देखा होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पे, जयंती पे छुट्टी रखने का काम इस सरकार ने किया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं नगीना से चुनाव लड़ रहा था तो तमाम मीडिया के लोग, तमाम विपक्षी दल के लोग, तमाम सत्ता पक्ष के लोग कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, ये तो भीड़ में दिखेगा भी नहीं, इसको तो कोई बोलने भी नहीं देगा, ये तो भीड़ में गुम हो जाएगा। आज आप बताओ, आपका चंद्रशेखर पार्लियामेंट में अलग दिखाई देता नहीं दिखाई देता? बताओ। मैंने बहुत दिन पहले एक नेताजी को कहा था, जब उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैंने उनसे कहा था जिसमें दम होगा वो पत्थर का सीना चीर के निकलेगा। मेरी बात को आप याद रखें। मेरी ताकत पैसा नहीं है, मेरी ताकत अगर कोई है तो ये तमाम लोग, मेरी माँ बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, जिनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, जिनकी वजह से इस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत मुझे मिलती है। दोनों हाथ भागे एक बार मुझे आशीर्वाद और सहयोग करो।
प्यारे साथियों, प्रभु जन सम्मेलन के जरिए हमने मांग उठाई है और उन मांगों को आप तक पहुंचा रहा हूं। 2-3 मांगे मैंने आपको बता दी है। आज आप अपने जिले का अखबार खोलना, यहां से जाने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं होता कि SC ST OBC के लोगों पे, मुसलमानों पे जुर्म जाति अत्याचार नहीं होता। कोई दिन ऐसा नहीं होता। आप अखबार पढ़ लो, यूट्यूब देख लो, टीवी देख लो, कहीं चले जाओ, सब जगह पे खबर मिलेगी। और अन्याय अत्याचार तो एक बात है, अन्याय अत्याचार होने के बाद कार्रवाई भी नहीं होती। ये भी किससे छिपावा नहीं, बिल्कुल छिपावा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारा जन्म अन्याय अत्याचार सहने के लिए हुआ है? जोर से बताओ, क्या हमारा जन्म अन्याय अत्याचार सहने के लिए हुआ है, या फिर अन्याय अत्याचार को खत्म करके और समता मूलक समाज बना के मानव मानव एक समान के नारे को मजबूत करते हुए इज्जत सम्मान की जिंदगी के लिए हुआ? बताइए, किस चीज के लिए हुआ हमारा जन्म? स्वाभिमान सम्मान से जीने के लिए, जुर्म जाति सहने के लिए? बताइए। तो मान सम्मान मांगने से तो नहीं मिलता, मांगने से तो भीख मिलती है। अगर मान सम्मान चाहिए तो फिर संघर्ष का जज्बा भी पैदा करो। और कहते हैं संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मुझसे कहते हैं चंद्रशेखर तो नौजवान है, नौजवान है, अभी तो बहुत समय लगेगा। मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसा कुछ सीखना है कि जिसमें समय लगे। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था, जीवन में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाना कि आपको जाने के बाद लोग आपको याद रखें। एक बार जीवन मिला है, ऐसा करके जाना कि आपके जाने के बाद लोग याद रखें। मैं उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं और जो महापुरुषों का कर्ज है हम लोगों पे, जिसकी वजह से इज्जत की जिंदगी मिली है, उस कर्ज को उतारने का भी काम कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तमाम पार्टियों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने कहा था मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करेंगे। कहा था नहीं कहा था? बताइए मेरे भाइयों, कहा था नहीं कहा था? बताइए। लेकिन आप बताओ, मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू की इन लोगों ने? आपको तो ये भी नहीं पता होगा, नौजवानों, सीनियर लोगों को पता होगा कि जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था, उस मंडल कमीशन का ये आंदोलन कमजोर पड़ जाए इसके लिए कौन आपके विरोध में खड़ा था और कौन आपके समर्थन में खड़ा था, ये भी नहीं पता। कभी पिछड़ों के अधिकारों का, अपने भाइयों के अधिकारों का विरोध SC ST के भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने नहीं किया है। इस बात का भी इतिहास गवाह है। आप मंडल कमीशन का आंदोलन पढ़ सकते हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को हक मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 52% पिछड़ों को 52% आरक्षण मिले, इसमें आपका कोई विरोध है? दोनों हाथ बात बताओ, समर्थन करते हो ना? अब देखो, मैं भी ये बता रहा हूं सुरपौन जी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक दूसरे के विरोधी नहीं, और सामान्य जाति में भी जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो भी किसी के हक अधिकार के विरोधी नहीं। जो इस देश की हिस्ट्री को जानता है उनको पता है कि देश में SC ST OBC के लोगों ने हजारों साल तक जुर्म जाति अन्याय अत्याचार। प्यारे साथियों, एक आखिरी मांग ये है, आप बड़ी जिम्मेदारी से बताइएगा। मैं तो EVM से चुनाव जीता, लेकिन जनता ये चाहती है कि EVM से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। जो लोग चाहते हैं, गौर से सुनना, मीडिया के लोग कैमरा चलाएंगे, बाद में ऐसा मत कर देना कि गलत के साथ हाथ खड़ा कर लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग चाहते हैं EVM से चुनाव हो वो हाथ खड़ा कर लें। यही समझा रहा हूं, यही होता आया है। कहा कुछ जाता है, करते बहुत, और अपनी अपनी नालायकी पे हंसते भी बहुत हो। वाह जी वाह, बहुत हंसते हो, कितने खुश हैं। ये देखो, यही बता रहा हूं। और फिर कहते हैं कि हमारे साथ जुर्म जाति अन्याय अत्याचार हो रहा है। गंभीरता है नहीं, गंभीरता नहीं है, समझदारी दिखाते नहीं है, लापरवाही करते हैं, तमाशबीन बनते हैं, अधिकार लूट रहे हैं और मुस्कुराते भी हैं। तो भैया
जब आप ये सब खुद ही करते हो तो आपको दूसरे की जरूरत कहां पहुंचे कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, जो ईवीएम से चाहते हैं चुनाव हो वो हाथ खड़ा कर लें, और जो चाहते हैं, ईवीएम वाला तो एक भी नहीं दिख रहा है, कोई नहीं है। अच्छा चलो, जो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं वो दोनों हाथ खड़ा कर लें। मीडिया के भाइयों को कहूंगा, ये जरूर दिखाना कि बैलेट वाले कितने हैं। बैठ जाइए। अब कुछ बहुत बुनियादी मुद्दों पर बात करनी है। आज ही मैंने मुख्यमंत्री जी का ट्वीट पढ़ा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 24 घंटे बिजली आ रही है उत्तर प्रदेश में। अब फिर मैंने गोरखपुर का अखबार पढ़ा तो गोरखपुर के लोगों ने लिखा है कि पूरी रात जाग के काटनी पड़ी है क्योंकि बिजली नहीं। और अभी आपने देखा बिजली मंत्री कैसे डांट रहे थे अधिकारियों को, देखा नहीं देखा आपने? बिजली मंत्री जी के कार्यक्रम में बिजली भाग गई, कई अधिकारी सस्पेंड हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी लोकसभा क्षेत्र नगीना जिला बिजनौर में बिजली भागने से डायलिसिस कर रहे एक बच्चे की जान चली गई क्योंकि जनरेटर में तेल नहीं था। कोई सस्पेंड नहीं, कोई सस्पेंड नहीं। और कल ही मैंने अखबार पढ़ा, बलिया में भी शायद ऐसी घटना हुई है कि डायलिसिस चल रहा था सरकारी अस्पताल में और लाइट भाग गई, जनरेटर में तेल नहीं था, एक व्यक्ति की जान चली गई। और डॉक्टरों ने क्या जवाब दिया कि हमें जनरेटर के तेल का पैसा नहीं मिला। मंत्री जी के कार्यक्रम में लाइट भागी तो सस्पेंशन, और आपकी मेरी जान जाने से लाइट भागी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आह भी भर लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा में। नसीम साहब, उस बच्चा वो 24 साल का था, लोगों के लिए एक व्यक्ति गया है, लेकिन उस परिवार के लिए पूरी दुनिया गई। उसकी मां से पूछना जिसने उसको 9 महीने पेट में रखा था, उसके पिता से पूछना जिसने अपना पेट काट काट के उसको आगे बढ़ाने का काम, उसके भाई से पूछना जिसने अपने हिस्से का भोजन उसको दे दिया, उस बहन से पूछना जिसने उस भाई के जरिए अपने जीवन के हजारों सपने देखे थे, उसके बच्चों से पूछना जिन्होंने पिता का साया खो दिया, उसकी पत्नी से पूछना जिसने अपना हम सफर खो दिया। उनके लिए वही सब कुछ था, उनकी दुनिया था, लेकिन सरकार के लिए वो एक आप। प्यारे साथियों, आपको जानकारी होगी, मैंने पार्लियामेंट में कहा था और आज वो बात सामने आ रही है। मैंने कहा था जब तक नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के, प्रधानों के, प्रधान जिला पंचायत सदस्यों के, जिला पंचायत अध्यक्षों के, राज्यसभा सदस्यों के, राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री का, तमाम मंत्रियों का, तमाम ब्यूरोक्रेट के बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक सरकारी स्कूल सुधर नहीं सकते। ये बात मैंने कई भी पार्लियामेंट और मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि भाई चर्चा हो गई है, स्कूलों की हालात, बिल्डिंगें खराब हो गई हैं, किसी का बच्चे को नुकसान हो जाएगा, सरकार स्कूलों के बारे में सोचो। लेकिन आपको जान के बड़ा दुख होगा, झालावाड़ राजस्थान में छत गिर गई, 7 बच्चे चले गए और कई बच्चे घायल। ये बात ये मुझे दिखती है, ये मुझे दिखती है जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, जो नगीना से सांसदों से दिखती है, लेकिन राजस्थान की सरकार को नहीं दिखती है, राजस्थान के गैर जिम्मेदार लापरवाह नेताओं को, मुख्यमंत्री को नहीं दिखती है। वो बच्चे गरीबों के बच्चे थे, उनके बच्चों के जितने कोई मोल नहीं है। अगर वही बच्चे विधायक के होते, सांसद के होते, मंत्री के होते, वही बच्चे जिलाधिकारी के होते, एसएसपी के होते, तो वो स्कूल और स्कूल में पढ़ाने वाले लोगों को, स्कूल में लापरवाही करने वाले लोगों को ऐसी सजा मिलती कि सब लोग याद।
अमीर को नुकसान पहुंचता है तो कानून बदलते हैं और गरीब को नुकसान पहुंचता है तो मजाक बनती है। मेरे प्यारे भाइयों, उत्तर प्रदेश तो उनसे भी आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मर्द के नाम पे 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। कितने? आप बताओ, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है? अमीर का, गरीब का? किसान, मजदूर, कमजोर वर्गों के बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं और मुख्यमंत्री उनको बंद कर रहे हैं कंपोजिट स्कूल के नाम पे कि हम एक ही स्कूल को प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज बना देंगे, सुविधाएं लाएंगे। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं मीडिया के भाइयों। मैं बहराइच में 123 स्कूल बंद होने, 77 बंद हो चुके हैं, 46 अभी बंद होने हैं। और कितने कंपोजिट स्कूल खुले ये भी सुन लो। कंपोजिट स्कूल तो नहीं खुले, 150 कंपोजिट शराब की दुकान खुली। शांत हो जाओ, तालियों में आवाज जम जाएगी, शांत हो जाओ, सुन लो। नशे की दुकानें खुली है 386, जिसमें देसी शराब की दुकान है 235, कंपोजिट शराब की दुकान है 150 और भांग के ठेके हैं 31। आगे बढ़ो, गोंडा जिले की सुनो, 157 स्कूल बंद हुए हैं, देसी शराब के ठेके खुले हैं 209। कंपोजिट स्कूल तो नहीं खुले गोंडा में, कंपोजिट शॉप जरूर खुली है शराब की 134, मॉडल शॉप खुली है 7 और भांग की दुकानें खुली है 41। टोटल खुले हैं 391। और बढ़ो, बलरामपुर वालों सुनो, 58 स्कूल तकरीबन बंद होने हैं। अब कितने कंपोजिट स्कूल खुले होंगे सुनो। देसी शराब के ठेके 146, कंपोजिट स्कूल तो नहीं, कंपोजिट शॉप खुली 55, मॉडल शॉप खुली 2, भांग के ठेके खुले 6 और टोटल 206 नशे की दुकानें खुली। आप समझो, नशा करोगे, शराबी बनोगे, और स्कूल खुलेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, पत्रकार। अब सरकार बनाना क्या चाहती है, फैसला आप अपने आप कर। क्या बनाना चाहती है सरकार? अगर हम होते तो स्कूल भी बंद नहीं होते और कंपोजिट स्कूल भी खुलते और बजट का 10% पैसा, 10% पैसा स्कूलों में लगता है, एजुकेशन में लगता है। एक ही स्कूल में DM का बेटा भी पढ़ता और मजदूर का बेटा भी पढ़ता, SSP का बेटा भी पढ़ता और विधायक सांसद का बेटा भी पढ़ता। एक ही टेबल पे, एक ही सिलेबस में। मैंने आवाज उठाई पार्लियामेंट में, प्राइवेट स्कूलों ने हद कर दिए। कह देते हैं उसके यहां से लाना वो किताब, उसके यहां से लाना जूते, उसके यहां लाना टाई, उसके यहां से लाना कपड़े। हर साल किताबों की कीमत बढ़ाते, स्कूल की फीस बढ़ा देते हैं। इनकम बढ़ रही है कैसे? उनको पता है कि अमीर तो पढ़ा रहे, गरीब नहीं पढ़ा पाएंगे। गरीबों के स्कूल भी सरकार बंद कर रही है, वो गरीब को गुलाम बना देना चाहती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमें समझदार बनना पड़ेगा। 5 किलो राशन देके आपके शासन करने की शक्ति, आपके आगे बढ़ने की शक्ति को छीनने का काम किया जा रहा है। आपको समझदार बनना। सामान्य साथियों, परसों मैंने मांग उठाई, एक दवाई एक दाम होना चाहिए। आप जाके देखो, बुखार की दवाई लो, एक कंपनी की पैरासिटामोल खरीदना 10 रुपए का पत्ता, दूसरे अच्छी कंपनी की कोई और अच्छी कंपनी हो, बड़ा नाम उसकी खरीदना 40 रुपए का पत्ता, तीसरी और बड़ी होकर खरीदना 100 रुपए का पत्ता। दवाई वही, रैपर वही, बनाने में समय उतना ही लगा, लेकिन दवा के दाम 10 गुना 20 गुना। सरकारें चंदा लेती हैं और धंधा करते हैं। इसलिए मैंने मांग की, अमीर और गरीब सबकी मांग है कि दवाओं के दाम समान होने चाहिए। आप एक कैप लगा दो कि इससे ऊपर आप, मैं नहीं कहता हूं मुनाफा मत दो, मुनाफा दो, लेकिन मुनाफे के नाम पे लोगों की जेब काटना बंद करवा। जो दवा 10 रुपए में बनी है उस पर दुगना मुआवजा वो दे दो, मुनाफा 20 रुपए की दिलवा दो, 25 की दिलवा दो,
उसको 200 में बेचने का कोई तुक नहीं बैठता है। और सरकारी स्कूल अस्पताल में डॉक्टर प्राइवेट को लिख देते हैं मेडिकल स्टोर से ले लेना और कहते हैं इसी कंपनी की लेना। आप जाओगे सर उस कंपनी की तो मिल नहीं रही, दूसरे मेडिकल पे नहीं गए होंगे, आप उस पे जाओ जिस पे मैंने लिख के दिया उस पे मिलेगी, क्योंकि वहां कमीशन सेट है। 10 रुपए की दवाई 100 रुपए में मिल रही है और 90 रुपए में डॉक्टर साहब का और मेडिकल स्टोर वाले भाई का कमीशन। प्यारे भाइयों, ये जो लूट हो रही है इस लूट को हमें रोकना। आज आशा बहनें, एक आधी आशा बहन यहां हो सकती है बैठी हो, वेतन ना के बराबर, भोजन माता, आंगनबाड़ी बहनें वेतन ना के बराबर, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाई, ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सेवक वेतन ना के बराबर, कोई सुविधा नहीं। और सरकार से मैं लगातार मांग कर रहा हूं इनकी वेतन वृद्धि कर दो, इनकी वेतन वृद्धि कर दो, इनको माने दे दो, इनकी वेतन वृद्धि कर दो, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को, रोजगार सेवकों को, पंचायत सहायकों को, पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों को कि सम्मानजनक वेतन वृद्धि आपके वेतन में करने का काम करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना, नोट कर लेना। प्यारे साथियों, पुलिस के भाई खड़े, आपको इनका एक रूप दिखता कि भाई ये आपसे नाराज हो रहे हैं, डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, लड़ रहे हैं, कई जगह सीमा क्रॉस कर जाते हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक मर्यादा उसको नहीं लाना चाहिए। लेकिन आप इनके जीवन को देखें, मुझसे मोटी शर्ट उन्होंने पहनी, गर्मी यहां उतनी, नौकरियां तो बहुत सारी थी, लेकिन पुलिस की नौकरी कोई आसान काम नहीं। किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा, सगा परिवार का व्यक्ति नहीं खड़ा होता, पुलिस के जवान को वहां डट के खड़ा होना पड़ेगा। रात भर अगर जाम रहेगा, लोग बैठे आंदोलन, तो रात भर डट के खड़ा होना पड़ेगा। इनका भी परिवार, ये भी इंसान है। और कर्मचारियों को छुट्टी मिल जाती है सप्ताह में एक दिन, इनको वो भी नहीं मिलती। एक छुट्टी के लिए कई जगह पेश होना पड़ता है। मैं इनके जीवन को जानता हूं, कई बार इनसे नाराजगी हो जाती है, वो मेरे कर्म की वजह से कि जब कोई गलत होता है तो मैं लड़ता हूं। लेकिन इनके लिए भी इनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, इनको सप्ताह में दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, इनकी वेतन विषमता दूर हो, इसके लिए देखकर पार्लियामेंट में किसने आवाज उठाई? तो इसी अकेले सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उठाई और किसी ने। और आज उठाई है, जिस दिन मौका मिलेगा पहले साल के अंदर ये चारों काम इनको करके देने, इस बात का भी मैं इनको विश्वास दिलाऊं। प्यारे साथियों, किसानों के हाल खराब, किसानों के। कल ही मुझे किसी ने लिखा डीएपी के लिए, यूरिया के लिए 4 बजे बैठना पड़ रहा है, कोई मिल नहीं रहा। शाम तक बैठ रहे थे, फिर कह देते है नहीं। आमदनी दुगनी की बात हुई, आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन किसानों के सुसाइड दुगने हो गए। किसानों की समस्या, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार की समस्या हो। सरकार चाहे औद्योगिक क्षेत्र लगा के यहां लाखों नौजवानों को रोजगार दे सकती है और जो बैकलॉग खाली है उस बैकलॉग को भरने का काम करती है। आज बीएड के पढ़े हुए बच्चे, बीटीसी के बच्चे घर घूम रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्तियों के बच्चों के साथ अन्याय हुआ, घोटाले हुए, कोई पूछने वाला नहीं। जो लूट कर रहा है, अधिकार छीन रहा है, उसको प्रमोशन किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है, बौद्ध के साथ अन्याय हो रहा है, जैन के साथ अन्याय हो रहा है, सिख के साथ अन्याय हो रहा है, ईसाई के साथ अन्याय हो रहा है। ये भी किसी छिपाना नहीं है। कहीं बुलडोजर चलता है, कहीं लाठी मारते हैं, कहीं गोली मारते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आजाद समाज पार्टी आप सबकी पार्टी है। और जब मैं नगीना लड़ने के लिए आया, लोग कहते थे चंद्रशेखर तो कहां जीत जाएगा, लेकिन जनता जिताने वाली होती है, जनता ताकत देने वाली होती है। नगीना की जनता ने तय करके कहा कि हमें चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाना, और उन्होंने वोट की ताकत दी, तो बड़े बड़े दल, बड़े बड़े गठबंधन ठगबंधन बन गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 5 मिनट मेरे, इन 5 मिनट में अपने फोन बंद करके सिर्फ मेरी तरफ देखो। मैंने 16 महीने जेल काटी, मेरी लड़ाई नहीं थी, मेरे गांव की लड़ाई नहीं थी, मेरे रिश्तेदार की लड़ाई नहीं थी, मेरे परिवार की लड़ाई नहीं थी।
जब आदमी मैदान में उतरता है कुछ भी हो सकता है। मैंने समाज को परिवार माना, 16 महीने जेल में काटी, एक बार आपसे उठने का मुझे तकलीफ हुई, 8-8 महीने इलाज नहीं हुआ, रूखी सूखी रोटियां खाकर समय बिताना पड़ा। आपके सामने आपसे कुछ छिपावा नहीं। सरकार ने तोड़ने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाया। मुख्तार भाई गवाह जेल से जिंदा वापस नहीं आए, पूरे जोड़ लगाए, शहर दे दिया, अस्पताल में 12 दिन पड़ा रहा, लेकिन आपके आशीर्वाद से बच गए। घर नहीं गया, डर के घर नहीं बैठे, मैदान में आया, लड़ना शुरू किया। और जब से मैं आया हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई एक ऐसा मामला बताओ जिसमें आपको पीठ दिखाई हो, आपका साथ नहीं दिया हो, बताओ। कोई एक ऐसा मामला बताओ, किसी प्रदेश का बताओ कि वो आदमी ताकतवर है इसलिए डर गया, वो आदमी पैसे वाला, पावर वाला, मुख्यमंत्री है या और बड़ा नेता है या उद्योगपति इसलिए डर गया आपका भाई, बताओ कभी साथ छोड़ा? मुस्लिम भाइयों के लिए एनआरसी में जेल गया, दिल्ली में गुरु घर टूटा, आपके स्वाभिमान की रक्षा के लिए जेल गया, लाठियां खाई, बदन में जितनी हड्डियां ने उससे ज्यादा लाठियां खाई, पैरों के नाखून खींच ले गए, दांत तोड़ दिए गए, उससे भी नहीं डरा। इससे भी मन नहीं भरा तो गोली चला दी। मैंने किसी की जमीन दबाई है क्या? क्यों चली गोली? उनको पता है कि अगर ये ताकतवर होगा तो हम अन्य अत्याचार नहीं कर पाएंगे, हम इनको खून के आंसू नहीं मिलाएंगे, इसलिए गोली चला दी। गोली भी आपके आशीर्वाद से, माओ के, बहनों के, गुरुओं, संतों के, आप बड़ों के प्यार से गोली से भी बच गए। आपने वोट की इज्जत से, अपनी मेहनत की कमाई से पैसे भेज के चुनाव लड़ा के लोकसभा में जीता। अब मैं आपके बीच में आया। अगर आप लोगों ने अगले 1.5 साल, 17-18 महीने अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये 18 महीने मुझे दे दो। घर से निकलो, ये मत सोचो मुझे कोई देख रहा नहीं देख रहा, मेरा कहीं फोटो आ रहा नहीं आ रहा, मेरा कहीं नाम हो रहा नहीं हो रहा चेहरे, मेरा कहीं नाम हो रहा नहीं हो रहा है, ये मत सोचो। मुझे कोई पहचान रहा है नहीं पहचान रहा, मत सोचो। बूथ जवाब देंगे, सेक्टर जवाब देंगे। घर से निकलो, अपना गांव तैयार करो, भाईचारा पैदा करो, अपना बूथ तैयार करके, अपना सेक्टर तैयार करके दूसरे गांव में जाओ। उस गांव में जाकर मीटिंग करके महापुरुषों का विचार, संघर्ष को समझा के, और एक बात जो मैंने आपसे कही थी कि राजकाज होगा तो क्या होगा, गौर करके सुनो। बिजली के दाम कौन तय करता है? जोर से बताओ। पानी के दाम कौन तय करता है? पेट्रोल के दाम कौन तय करता है? डीजल के दाम कौन तय करता है? उद्योग धंधे कहां लगेंगे कौन तय करता है? नौकरी आएगी नहीं आएगी कौन तय करता है? किस विभाग में नौकरी आएगी कौन तय करता है? अच्छे स्कूल कहां बनेंगे कौन तय करता है? अच्छे कॉलेज कहां बनेंगे कौन तय करता है? अच्छे हॉस्पिटल कहां बनेंगे कौन तय करता है? उद्योग धंधे कहां रहेंगे कौन तय करता है? किसानों को फसल के दाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे कौन तय करता है? बैकलॉग भरा जाएगा भर जाएगा कौन तय करता है? बेरोजगारी भत्ता कौन देता है? जुल्म जाति होने पे जो अधिकारी जुल्म जाति नहीं रोक पाता उस पर कार्रवाई कौन करता है? अच्छी सड़कें कौन बना सकता है? सब कुछ तो सरकार तय करती है। राजकाज आएगा तो जीवन बदलेगा, सड़कें बनेंगी, रोजगार आएगा, नौकरी मिलेगी, जुल्म जाति रुकेगी, उद्योग धंधे लगेंगे, जमीन मिलेगी,
सम्मान का जीवन मिलेगा, सब कुछ तो सरकार से मिलेगा। और हम क्या हैं अभी? हम हैं अभी गुलाम, और हमें गुलामी की बेड़ियों को काटना है, और हम तभी काट सकते हैं जब हम अपनी ताकत बनाएं। ठीक है? तो घर से निकलो, गांव में जाओ, कस्बों में जाओ, मीटिंग करो, संगठन बनाओ, बूथ का संगठन, सेक्टर का संगठन, भाईचारा का संगठन, भाजपा से बड़ा बनाओ। वो पन्ना प्रमुख बनाते हैं, तुम गली का प्रमुख बनाओ, गली को भी साफ करो, आधी गली का प्रमुख बनाओ, 4 घर का प्रमुख बनाओ। तुम्हारी संख्या कम नहीं है, उनसे बड़ा संगठन बनाओ और लोगों को तैयार करो, भाईचारा बनाओ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तुम्हारे सामने है, ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है। शहर में आपकी आबादी कम हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी आबादी कम नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव है, लोगों को तैयार करो और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बता दो कि आजाद समाज पार्टी किससे कम है। ये 18 महीने का संघर्ष अगले 20 साल का भविष्य तैयार करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। सपने, हजारों सपने लेके हमारे परिवार के लोग जी रहे। मेरी बहनें माएं बैठी हैं, इनसे बात करूंगा। आप में से जो जो हवाई जहाज में सफर किया, जिन लोगों ने जरा हाथ उठाना, बहनों माओ, चुप हो जाओ। जिन्होंने किया वो हाथ खड़ा कर लो। चलो महिलाओं के लिए, आप महिलाओं के दोनों कान खुले रखो, वरना गलत जगह हाथ उठा लोगे। चलो हवाई जहाज महंगा होता, हेलीकॉप्टर में तो क्या होगा, हेलीकॉप्टर वाले हाथ उठा लो। नहीं, ट्रेन के एसी वाले डब्बे में किसने सफर किया है? ये एक उदाहरण है मेरे भाइयों, नौजवान भाइयों। ये मेरे घर के लिए, आपके घर के लिए, मेरी उन माओं के लिए जो आपके घरों में, जिन्होंने आपको पैदा किया, उन बहनों के लिए जो जिनको पीछे रखा जाता कि आप आगे बढ़ जाओ। ये हम सबके मुंह में तमाचा है। हम जिस जगह में पैदा होते हैं वहीं मर जाते हैं। क्यों नहीं पंख लगे हमें आपका? क्यों गरीबों को, प्रधानमंत्री तो कहते चप्पल, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज का सफर करेगा, क्यों नहीं हुआ सफर? हो क्योंकि प्रधानमंत्री जी सिर्फ कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, और हमें करना है। क्या करना है? वो कहते हैं और हमें करना है। ये भी हवाई जहाज में बैठेंगे, ये भी हेलीकॉप्टर बैठेंगे। ये मेरी बात को आप याद रखें। असल लड़ाई यह है कि साधन संसाधन कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहेंगे। साधन संसाधनों का बंटवारा होगा, वो आखिरी घर तक जाएगा। आप चेक करवा के अपने गांव में जाना मेरे प्यारे भाइयों, जाके अपने पड़ोसी का घर देखना, अपना घर देखना। 70% घर ऐसे होंगे SC ST OBC के, माइनॉरिटी के, मुस्लिम भाइयों के, जिनके घरों में प्लास्टर नहीं हुआ। जाके चेक करना। क्यों? हमने जो कुछ बनाया संघर्ष करके बनाया। हमारे दुख को किसने दुख नहीं समझा, हमारे आंसू किसने आंसू नहीं समझा, हमारे भूखे पेट को किसने भूखा नहीं समझा। सिर्फ हमसे काम लिया है। अब आपकी बारी, अब आपकी बारी, अब आपकी बारी, आपकी बारी, आपकी बारी, अब आपकी बारी कि राजकाज लाओ, ताकत बनाओ, सुख सुविधा लो, सम्मान का जीवन लो, किसी को सताओ मत, लेकिन जानवरों जैसा जीवन भी मत जियो। हमारी गलियों में जाकर देखो, कीचड़ भरा होगा, निकलने की जगह नहीं होगी, पानी भरा हुआ होगा। सरकारी स्कूल में कम सुविधाएं क्यों? सरकार तो कहती है, नेता कहते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था की, जनता के लिए बहुत से स्कूल खोले, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते उसमें? सरकारी स्तर पर अस्पताल जनता के लिए बताते हो, अपना इलाज क्यों नहीं कराते उसमें? क्यों? क्योंकि वो कहते हैं और हमें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं और हमें, जोर से बताओ, जोर से बताओ, जोर से बताओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।